दोस्तों इतिहास के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में बात करने वाले शुंग वंश के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हम मौर्य वंश के 3 राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अशोक की मृत्यु के बाद में पूरा का पूरा मगध साम्राज्य यहाँ पर टूट चुका था और छोटे छोटे टुकड़ों में भारत में अलग अलग वंशों का शासन आया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वराहदत्त हुआ करता था। वराहदत्त की हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और यहीं से शुरुआत मानी जाती है शुंग वंश की। तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की स्थापना की बात करेंगे तो 185 से 159 159 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासन यहाँ पर रहा था। तो शुंग वंश के जो अगर हम इतिहास की बात करते हैं, शुंग वंश के जो उत्तराधिकारी जो पहले लोग हुआ करते थे वो किसके कार्यकाल में हुआ करते थे? मौर्यों की सेवा में रहा करते थे। लेकिन जैसे अशोक की मृत्यु हुई तो अशोक की मृत्यु के बाद में भारत में यवन यानी कि हिंदू यवन शासकों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। उस समय भारत का जो शासक हुआ करता था मगध का, वो नाम हुआ करता था वराहदत्त। और वराहदत्त जो था वो बिल्कुल भी मतलब पराक्रमी शासक नहीं था, बहुत आम राजा हुआ करता था। जिस बात से दुखी होकर पुष्यमित्र शुंग ने हमला कर दिया वराहदत्त के ऊपर और वराहदत्त की पूरे तरीके से हत्या कर दी। याद देखिएगा, वराहदत्त जो था वो मगध वंश का अंतिम शासक मिलेगा। लेकिन बड़ी कॉन्सिडेंस ये है कि मगध वंश का पहला शासक भी वराहदत्त हुआ करता था। याद कीजिए, अपन हर्यक वंश पढ़ा था, हर्यक वंश के पहले एक वंश आया था वराहदत्त वंश। अंतिम वंश का नाम भी, अंतिम जो राजा उसका नाम भी वराहदत्त होगा था। और वराहदत्त की हत्या किसने कर दी? यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने। और यहाँ पर नींव रख दी शुंग वंश की। जो वराहदत्त वंश है, माफ कीजिएगा, जो शुंग वंश है वो भारत पर पहला शासक ऐसा राजा है जो गैर क्षत्रिय वंश यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद वराहदत्त की हत्या कर दी गई। वराहदत्त जो था पुष्यमित्र उसका सेनापति होगा तो मगध का क्या हो गया? अंत हो गया। आप जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, वो बुद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा करता था, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अभी तक में जिसको देखो बुद्ध धर्म का बहुत ज्यादा उत्थान हो चुका था, जिस बात से वो बहुत चिढ़ चुका था। इस बात से चिढ़ने के बाद में उसने हिंदू मतलब जब शुंग वंश का शासन था तब हिंदू धर्म का बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका था? पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि ये ब्राह्मण हुआ करता था, बहुत ही कट्टर ब्राह्मण यहाँ पर हुआ करता था। उसके बाद इसने अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। लेकिन जैसे ही इसने वराहदत्त की हत्या करी तो मगध के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद इसको अपनी राजधानी दूसरी बनानी पड़ी। और इसकी जो दूसरी राजधानी विदिशा, याद कीजिएगा विदिशा का उस समय का नाम हुआ करता था बेसनगर। तो यहां पर मिलेगी शुंग वंश की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, शुंग वंश की दूसरी राजधानी विदिशा यानी कि बेसनगर को माना गया। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ही कट्टर ब्राह्मण था और ये बुद्ध धर्म से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म का बोलबाला बहुत ज्यादा हो चुका था। सभी लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। आपने सुना होगा अशोक ने भी बहुत प्रचार किया था, लेकिन ये बहुत ही हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक हुआ करता था। इसलिए इसने बहुत सारे बुद्ध मठों को, पूरे तरीके स्तूपों को, जो 84,000 स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। इसने सभी को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। लेकिन बाद में इसकी बुद्धि जागृत हुई और इसने कुछ स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया। और उस पुनर्निर्माण में 2 नाम बहुत फेमस है, जिसमें सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। और दूसरा स्तूप पड़ेगा आपका बरहुत का स्तूप, और बरहुत का स्तूप भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको पता होगा सांची और रायसेन दोनों जिले में पड़ते हैं आपका। तो यहाँ पर जो पुष्यमित्र शुंग थे इन दोनों का जीर्णोद्धार, यहाँ की खिड़कियों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो याद कीजिएगा, जो पुष्यमित्र शुंग है कौन से धर्म का है? ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म का है। तो ऐसा मानते हैं कि इस समय पे हिंदू धर्म का वापस से पुनरुत्थान, क्योंकि जब बौद्ध धर्म का बोलबाला था तो हिंदू धर्म उस समय बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे गिरने लगा था। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग आया तो वापस से उस धर्म को वापस से पुनरुत्थान यहाँ पर शुरुआत की। अब पुष्यमित्र शुंग के समय पर कुछ रचना हुई जो बहुत ही ज्यादा फेमस मानी जाती है, जिसके अंदर सबसे मेन पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, टीकाएं लिखी थी। पाणिनि ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, जिसका नाम था अष्टाध्याय। मनु ने सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, और चौथी है बुद्ध धर्म की बहुत ही पुस्तक जिसका नाम है जातक ग्रंथ। ये चारों की चारों रचनाएं जो हुई है वो किसके समय पर हुई थी? तो वो रचना कही गई आपका पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। तो ध्यान दीजिएगा, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य, इसी बुक्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय, मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति, और बुद्ध पुस्तक जो जातक ग्रंथ की रचना भी किसके समय हुई थी? आपका पुष्यमित्र शुंग के समय हुई थी। जब पुष्यमित्र
पुष्यमित्र शुंग का भारत में शासन था। उस समय पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे और दोनों के दोनों आक्रमण यमन यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से यहां पर हुए थे। जिसमें से अगर पहले आक्रमण की बात करें तो डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसने 183 ईसा पूर्व में आक्रमण करा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को यहां पर ये जीत चुका था, लेकिन ये असफल रहा। लेकिन जो दूसरा आक्रमण था वो किया गया मियांडर के द्वारा। मियांडर जो था वो भी यमन से आया था, डेमेट्रियस वंश का ही व्यक्ति हुआ करता था मियांडर। लेकिन मियांडर के आक्रमण के पहले मियांडर की मुलाकात होती है नागसेन से। जी हाँ, इन दोनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति यहां पर बनती है, आपस में वाद विवाद होता है। नागसेन ने वाद विवाद में मियांडर को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था कि मियांडर ने था यवन वंश का, लेकिन यवन वंश छोड़कर इसने कौन से धर्म को अपना लिया था? बुद्ध धर्म को पूरे तरीके से अपना लिया था। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति आया है विदेश से दूसरे धर्म का भारत में आक्रमण करने, लेकिन भारत का व्यक्ति, इसका नाम हुआ कर नागसेन, इसने वाद विवाद में इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया मियांडर को जिसके कारण इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बात की जानकारी एक पुस्तक जिसका नाम था मिलिंद पन्हो, इस पुस्तक का नाम है, जिस बात में इस बात की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए, मिलिंद पन्हो में मियांडर का नाम मिलिंद बताया गया, इसीलिए इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो मिलेगा, जिस पुस्तक में लिखा गया है कि मियांडर ने कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब जब मियांडर का आक्रमण हुआ तो पुष्यमित्र शुंग ने अपना बेटा, जिसका नाम हुआ करता था अग्निमित्रम को भेजा गया किसको मारने के लिए? मियांडर को मारने के लिए। अग्निमित्रम ने मियांडर को तो मार दिया, लेकिन जब वापस लौट रहा था तो किसी महिला से उनका परिचय हुआ। महिला का नाम था मालविका। तो अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस प्रेम प्रसंग को पूरे तरीके से कवर किया गया कालिदास के द्वारा, और कालिदास ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मालविका मित्रम, जिसमें मालविका महिला का नाम है और मित्रम यानी कि अग्निमित्रम, जो कि किसके पुत्र हुआ करते थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पर बेटे हुआ करते थे। इसी शुंग वंश में जब पुष्यमित्र शुंग का शासन था तो एक व्यक्ति यवन विदेशी, जो कि मियांडर के द्वारा ही भेजा गया था, मियांडर ने खुद तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसके बाद अपने एक मित्र को भेजा जिसका नाम हुआ करता था हेलियोडोटस को भेजा कि जाओ भैया आप भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके आओ, भारत में बड़ा अच्छा बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती है। ये भैया जब भारत में आए तो इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि भारत में शासन हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग का। इन पुष्यमित्र शुंग ने हेलियोडोटस को पकड़कर बौद्ध धर्म की शिक्षा ना देने के बजाय शिक्षा पकड़कर दे दी भागवत धर्म की। जब भागवत धर्म हेरोडोटस ने पढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले वाह ये तो बड़ा अच्छा धर्म है, तो यहाँ पर भागवत धर्म की शिक्षा दे दी गई जबरदस्ती पकड़कर। लेकिन जब पढ़ा इसको बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए हेरोडोटस ने एक अभिलेख लिखा है जिसका नाम है गरुड़ ध्वज अभिलेख। जी हाँ, गरुड़ ध्वज अभिलेख, जिसमें कौन से धर्म की जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की। और भागवत ग्रंथ में विष्णु भगवान की चर्चा यहां पर की गई है, विष्णु भगवान के उपासक माने गए। तो याद कीजिएगा, जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? हेरोडोटस के द्वारा। ये क्या करने आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने, लेकिन किस्मत खराब थी, बेचारा आया भी किस समय? पुष्यमित्र शुंग, जो कि बुद्धों को बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था, इसलिए इसको पकड़कर हिंदू धर्म यानी कि भागवत धर्म से दी गई। जिसके बाद इसने एक अभिलेख लिखा, इसका नाम लेगा गरुड़ ध्वज अभिलेख, जिसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। और ये कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा राजधानी विदिशा में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से सुनेगा। अब जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग का सेनापति, पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। दोनों बार कहां करवाया? अयोध्या में। और किसकी अध्यक्षता में करवाया गया? पतंजलि की अध्यक्षता में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसके ने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। याद कीजिएगा, 2 बार अश्वमेध करवाने वाला राजा कौन मिलेगा आपको? तो पुष्यमित्र शुंग। इसलिए माना जाता है कि इसके समय पर हिंदू धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार यहाँ पे देखने मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ में आपको पहले भी समझा चुका हूं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ हुआ करता था जिसमें राजा अपने अश्व को पूरे तरीके से सज सवर के छोड़ दिया करता था। अब जिस भी राजा को समस्या इस घोड़े को रोकेगा, जिस व्यक्ति ने वो घोड़ा रोका है, उन दोनों राजा को युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध जीत गए तो वो क्षेत्र उन क्षेत्र का माना जाएगा। इसलिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्रम का महिला से प्रसंग हुआ, मालविका नाम मिल गया, मालविका मित्रम। इस वंश के अंतिम शासक की अगर बात करते हैं, इस वंश का अंतिम शासक देखने को मिलेगा देवभूति। जी हाँ, देवभूति एक अयोग्य शासक हुआ करता था, इसलिए देवभूति की हत्या कर दी गई वासुदेव के द्वारा। देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा कर दी गई। वासुदेव ने जैसे ही देवभूति को मारा,
कौन सा वंश खत्म हो गया? शुंग वंश का अंत हो गया। अगला वंश यहाँ पर शुरू हुआ वासुदेव के द्वारा कणव वंश की शुरुआत की गई। कणव वंश में कोई ज्यादा फेमस काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ वासुदेव का संस्थापक हुआ कतर, जिसने देवभूति की हत्या कर दी, और देवभूति की हत्या करने के बाद में शुंग वंश क्या हो गया? पूरे तरीके से समाप्त हो गया। तो इसके अंदर मेनली 3 ही व्यक्ति को हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ा संस्थापक, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि वृहदत्त का सेनापति हुआ करता था। वृहदत्त कौन था? तो वृहदत्त हुआ करता था मगध वंश का अंतिम राजा, मगध का अंतिम मतलब मौर्य वंश का अंतिम राजा। मौर्य वंश का राजा को सेनापति ने मार दिया। पुष्यमित्र शुंग को अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र, और अपनी दूसरी राजधानी बनाया विदिशा। इसलिए मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी राजधानी विदिशा यानी कि वेशनगर हुआ करती थी। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं शुंग वंश के बारे में। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस पूरा वंश की अगर इस बात करेंगे तो 185 ईसा पूर्व से लेकर 159 ईसा पूर्व यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर 4 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि ने इसी के समय पर महाभाष्य रचना करी थी। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, और बुद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना भी किसके समय हुई थी? शुंग वंश के समय पर हुई थी। और याद कीजिएगा ब्राह्मण वंश था और हिंदू धर्म का इसी के समय पर वापस पुनरुत्थान यहाँ पर शुरू हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।